चलिए जानते हैं झारखंड की आज के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को हाइप लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। हर रात ठीक 8 बजे एक दिल दहला देने वाली कहानी, रोमांच, अपराध और रहस्य से भरी, सिर्फ AIFM स्टूडियो YouTube पर। झारखंड में फिर बदला मौसम, 11 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट। राजधानी सहित पूरे झारखंड में एक बार फिर मौसम बदल गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और आसमान काले बादलों से ढका हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक झारखंड के अधिकतर जिलों में लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज कुछ जिलों में जोरदार बारिश के साथ साथ वज्रपात भी हो सकता है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और किसी तरह के सुधार की उम्मीद नहीं है। राज्य के जिन जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, उनमें कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग शामिल हैं। वहीं रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी और सिमडेगा जिलों में वज्रपात की संभावना के चलते अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इन दिनों खास सतर्कता बरतें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और मौसम से जुड़ी चेतावनियों का पालन करें। जयराम के पीछे पड़े हैं शूटर, JLKM ने की Z+ की सुरक्षा मांग। समझिए पॉलिटिकल स्टंट या कुछ और चल रही कहानी। झारखंड की राजनीति में बहुत ही कम समय में डुमरी विधायक जयराम महतो ने एक अलग पहचान बनाई है। इस पहचान से जयराम के कई दुश्मन भी बने, लेकिन अब एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया जब जयराम ने खुद मंच से बयान दिया कि 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई थी। इस बयान के बाद 2 तरह के सवाल खड़े हुए। क्या जयराम महतो को सच में धमकी मिली, जान मारने की सुपारी शूटर को दी गई, या फिर सब पॉलिटिकल कहानी है? क्या जयराम महतो ने कोई पुलिस केस किया है? अगर देखें, जयराम महतो खुलकर झारखंड के जटिल मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, चाहे कंपनी के खिलाफ हो या सरकार के। सभी जगह बेबाकी से सवाल पूछते हैं। ऐसे दुश्मन होना कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में हर विपक्षी एक दूसरे का दुश्मन होता है। यह दुश्मनी मारपीट वाली नहीं, बल्कि राजनीति में पटकनी देने वाली होती है। लेकिन जयराम महतो ने जिस मामले को मंच से उठाया, उससे JLKM के कार्यकर्ता भी सकते में आ गए कि आखिर कहानी क्या है। अगर आवाज उठाना महंगा पड़ेगा तो फिर किसी के खिलाफ कौन बोलेगा? इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की गई। जयराम की पार्टी JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल से फोन पर बात की गई। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जयराम महतो ने मंच से जो बयान दिया वह राजनीति है या वास्तव में धमकी मिली है। इस पर उन्होंने बताया कि मामला विधानसभा चुनाव के समय का है। चुनाव प्रचार के दौरान ही एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी सुपारी दी गई। दूसरा सवाल, क्या इस मामले में कोई केस किया गया? जिस पर उन्होंने बताया कि चुनाव का समय था और उस समय केस करना सही नहीं समझा गया, क्योंकि चुनाव के समय माहौल बदल सकता था। अब यह जानकारी मिली कि जयराम महतो को जो सूचना मिली वह किसने दी, यह जयराम सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। केस नहीं किया गया क्योंकि राजनीति का माहौल बन सकता था। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने जयराम के इस बयान पर सवाल उठा दिया है। उनका मानना है कि यह सब राजनीति का हिस्सा है। अगर किसी को जान से मारने की धमकी मिलती है तो उसे केस करना चाहिए। अगर उन्होंने केस नहीं किया है तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि उनकी बात कितनी गंभीर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जयराम की युवाओं में पकड़ है और हाल के दिनों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। उनके भाषण देने का स्टाइल युवाओं को सीधा टारगेट करता है। अब जहां तक धमकी और शूटर की बात सामने आई है, तो हो सकता है कि कहानी कुछ और हो जिसे विधायक सामने नहीं लाना चाहते हों, या फिर कई बार देखा जाता है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान मंच से दिए जाते हैं। हालांकि मामला गंभीर है और विधायक को पुलिस के पास शिकायत करनी चाहिए ताकि शूटर पुलिस की गिरफ्त में आ सके। छात्रवृत्ति के लिए अब और कितना करना पड़ेगा इंतजार? 8 अक्टूबर को रांची में विशाल महाआंदोलन, ई-कल्याण भुगतान में देरी से मचा बवाल। झारखंड में ई-कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान अब तक न होने से लाखों छात्र नाराज हैं।
यह योजना राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए दी जाती है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन किए लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन कई छात्रों के खातों में अब तक राशि नहीं पहुंची है। इस मामले को लेकर छात्र हित सर्वोपरि मंच के प्रतिनिधि राहुल कुमार राणा और आमिर हमजा ने कल्याण विभाग जाकर आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी से मुलाकात की। आयुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 60% राशि अभी तक जारी नहीं की गई है, जिसके कारण भुगतान फिलहाल संभव नहीं है। मंच के सदस्यों ने इसके बाद कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से भी मुलाकात की। मंत्री ने भी यही कहा कि केंद्र की हिस्सेदारी के बिना छात्रवृत्ति राशि का वितरण नहीं किया जा सकता। हालांकि छात्रों ने सवाल उठाया कि पिछले 3 वर्षों में केंद्र से राशि न आने के बावजूद भुगतान कैसे हुआ था। इस पर मंत्री की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो वे 8 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 पर कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, रांची में बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि यह कदम सरकार पर दबाव बनाने और अपने आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। हर रात ठीक 8 बजे एक दिल दहला देने वाली कहानी, रोमांच, अपराध और रहस्य से भरी, सिर्फ AIFM स्टूडियो YouTube पर। घाटशिला उपचुनाव, एनडीए की बड़ी बैठक में तय हुई रणनीति। मरांडी बोले, झारखंड को माफिया राज से मुक्त कराना है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज भाजपा कार्यालय में एनडीए गठबंधन की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की, जहां कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, जेडीयू के खीरू महतो और लोजपा के विधायक जनार्दन पासवान मौजूद रहे। बैठक के दौरान घाटशिला उपचुनाव को लेकर गठबंधन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। ऐसे में यह चुनाव केवल जीत हार का सवाल नहीं है, बल्कि झारखंड को लूट, भ्रष्टाचार और माफिया राज से मुक्त कराने का संकल्प है। एनडीए इस उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा और जनता के आशीर्वाद से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा, हम प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों का विश्लेषण कर जनता के सामने सरकार की नाकामियों को रखेंगे और इस बार का चुनाव जनता को एक बेहतर और ईमानदार विकल्प देगा। उम्मीदवार के नाम पर चर्चा को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र नेतृत्व से परामर्श के बाद ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए का लक्ष्य केवल जीतना नहीं, बल्कि झारखंड में सुशासन की नींव मजबूत करना है। बैठक का निष्कर्ष यही रहा कि एनडीए पूरी एकजुटता और समन्वय के साथ घाटशिला उपचुनाव में उतरकर जीत सुनिश्चित करेगा और राज्य में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा तय करेगा। धनबाद में सड़क किनारे रोजगार के नाम पर मौत का खेल, एक एक कर फटे 6 सिलेंडर, दहल उठा इलाका। धनबाद में सड़क किनारे रोजगार के नाम पर मौत का खेल चलता नजर आ रहा है। इसी खेल में धनबाद के तेतुलमारी में एक व्यक्ति की जान चली गई। कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल सिजुआ तेतुलमारी मार्ग पर पांडेडीह के पास एक दुकान में शनिवार की शाम गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। एक एक कर कई सिलेंडर फटे। दुकानदार की इस घटना में मौत हो गई। इस वजह से सड़क भी जाम रही। दमकल विभाग की गाड़ियां घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पा सकीं। आग बुझाने के बाद जब दमकल कर्मी दुकान के अंदर घुसे तो वहां दुकान मालिक का अधजला शव पड़ा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के बाद एक एक कर 6 गैस सिलेंडर फटने से पूरा इलाका दहल उठा। लोगों ने बताया कि दुकान में केवल मालिक ही मौजूद थे, कर्मचारी सब खाना खाने गए थे। इसी बीच एक व्यक्ति छोटा सिलेंडर लेकर आया और गैस भरने को कहा। गैस भरने के दौरान अचानक विस्फोट हुआ और आग लग गई। दुकान मालिक ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और भड़क गई। यह देखकर दुकान मालिक भागकर भीतर छिप गया, लेकिन दुकान में रखे सिलेंडर फटने लगे। लोगों ने बताया कि दुकान में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग की जाती थी। बड़ा सिलेंडर लाकर उसे 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो के छोटे सिलेंडरों में भरा जाता था।
तेतुलमारी की यह घटना साबित करती है कि जिले में अवैध गैस फीलिंग का धंधा लगातार चल रहा है। जिले के सुदूर इलाकों की बात छोड़ दें, धनबाद के शहरी क्षेत्रों में भी यह कारोबार खुलेआम चलता दिखता है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। धनबाद के हीरापुर, सराय ढेला, पुराना बाजार समेत विभिन्न इलाकों में अवैध गैस रिफिलिंग करते लोग आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। इसका नतीजा यह होता है कि ऐसे हादसे बार बार होते हैं और लोगों की जान जाती है। धनबाद के गोविंदपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। गोविंदपुर साहिबगंज मार्ग पर बरवाटांड मोड़ के पास सड़क निर्माण कंपनी त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के एक भारी वाहन ने मोटरसाइकिल सवार एक युवक को कुचल दिया। घायल शंकर मंडल पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के घोषा लड़ीह गांव का निवासी बताया जा रहा है। स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के वाहन अक्सर बिना सहचालक के चलते हैं और निर्माण स्थल पर लगातार धूल उड़ती रहती है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। घायल युवक की मां सफीउल्लाह अंसारी ने कहा कि यह दुर्घटना घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाकपा माओवादी के प्रतिरोध सप्ताह पर झारखंड पुलिस सतर्क, आईजी ऑपरेशन बोले, सुरक्षा के रहेंगे खड़े इंतजाम। भाकपा माओवादी संगठन द्वारा प्रस्तावित प्रतिरोध सप्ताह और बंदी के मद्देनजर झारखंड पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आईजी ऑपरेशन माइकल एस. राज ने बताया कि 15 अक्टूबर को झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में बंदी का आह्वान किया गया है। इसके मद्देनजर पूरे राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी ऑन ऑपरेशन ने बताया कि हाल के दिनों में झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए हैं, जिनमें 32 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से अधिकांश कार्रवाई सारंडा के अलावा अन्य इलाकों में हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंदी का कोई विशेष असर राज्य में नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में इस समय लगभग 80 सक्रिय माओवादी हैं, जिनमें से करीब 65 सारंडा क्षेत्र में और बाकी अन्य जिलों में सक्रिय हैं। घाटशिला उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। हर रात ठीक 8 बजे एक दिल दहला देने वाली कहानी, रोमांच, अपराध और रहस्य से भरी, सिर्फ AIFM स्टूडियो YouTube पर। बिग अपडेट, मुख्यमंत्री हेमंत को वापस मिलेगी। BMW कार, PMLA ट्रिब्यूनल ने ईडी को दिया कार छोड़ने का आदेश। रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आदेश दिया है कि वह सोरेन की जब्त BMW कार तुरंत लौटाए। यह गाड़ी ईडी ने फरवरी 2024 में एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान सीज की थी। मामले की पृष्ठभूमि में ईडी ने दावा किया था कि यह लग्जरी कार अवैध तरीके से अर्जित धन से खरीदी गई है, जो कि झारखंड में जमीन से जुड़े कथित घोटालों से संबंधित है। इसके आधार पर एजेंसी ने गाड़ी को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास वन से जब्त कर लिया था। सोरेन ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोधन बताते हुए ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के दौरान पाया कि ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत गाड़ी की खरीद में सीधे तौर पर अवैध धन के इस्तेमाल को साबित नहीं करते। आदेश में कहा गया कि जब्त करने की कार्रवाई PMLA के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी और इससे व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों का हनन हुआ। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि जांच जारी रह सकती है, लेकिन जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए BMW कार लौटाने का निर्देश दिया जाता है। इस फैसले को हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जामुमो डाकियोड ने न्याय की जीत बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र की एजेंसियां विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं, लेकिन सच अंततः सामने आता है। वहीं ईडी सूत्रों का कहना है कि ट्रिब्यूनल के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
सोरेन के खिलाफ ईडी की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर और गर्मा सकता है। बीएमडब्ल्यू की वापसीयन से उन्हें भले ही राहत मिली हो, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच टकराव के संकेत अब और स्पष्ट हो गए हैं। कफ सिरप को लेकर रांची प्रशासन सख्त, बिना पर्ची नहीं बिकेगी दवा। बच्चों की सेहत पर कफ सिरप के दुष्प्रभाव की खबरों के बाद रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने आदेश दिया है कि अब से किसी भी मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं बेची जाएगी। साथ ही डॉक्टरों को भी सलाह दी गई है कि वे सिरप सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिखें जिनकी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति उस दवा के लिए उपयुक्त हो। डीसी ने स्पष्ट किया कि अगर कोई मेडिकल स्टोर या डॉक्टर इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाजार में बिक रहे विभिन्न कंपनियों के कफ सिरप के नमूने लिए जाएंगे ताकि उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच की जा सके। डीसी मंजूनाथ ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को कोई भी कफ सिरप देने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। उन्होंने कहा कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा और किसी भी संभावित स्वास्थ्य जोखिम से बचाव के लिए जरूरी है। किन कफ सिरप पर लगा है प्रतिबंध? कोल्ड-रिफ, निर्माता श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स, तमिलनाडु, बैच नंबर SR13, रेस्पी फ्रेश, निर्माता रेडनेक्स फार्मा, गुजरात, बैच नंबर R01GL2523, रीलाइफ, निर्माता शेप फार्मा, गुजरात, बैच नंबर LSL25160। डॉक्टर इरफान अंसारी का बीजेपी पर हमला, बोले धर्म के आधार पर राजनीति बर्दाश्त नहीं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला है, वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता की सेवा में जुटे हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष लगातार उन्हें निशाना बना रहा है। डॉक्टर अंसारी ने लिखा, मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा रही है, बिना किसी भेदभाव के। मैं हर धर्म, हर वर्ग और हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करता हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि बीजेपी बार बार मुझे व्यक्तिगत तौर पर निशाना बना रही है, वो भी बिना किसी ठोस कारण के। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सिर्फ उनके मुस्लिम होने की वजह से उन्हें गालियां दी जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर की जा रही राजनीति को वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आगे लिखा, मेरे लिए राजनीति सिर्फ सेवा का माध्यम है। मैं काम में विश्वास रखता हूं और अपने कार्य से ही जवाब दूंगा। मैं तकरार नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरी नीयत और पहचान पर सवाल उठेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अंत में डॉक्टर अंसारी ने कहा कि वे नफरत की राजनीति का जवाब अपने समर्पण और जनसेवा से देते रहेंगे। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रही है। डॉक्टर अंसारी ने दोहराया, जब से मैंने स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहा हूं। मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा रही है, बिना किसी भेदभाव के। मैं हर वर्ग, हर धर्म, हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करता हूं। हर रात ठीक 8 बजे एक दिल दहला देने वाली कहानी, रोमांच, अपराध और रहस्य से भरी, सिर्फ AIFM स्टूडियो YouTube पर। झारखंड में अब बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कसेगा शिकंजा। सरकार ने बनाए सख्त नियम। झारखंड में अब बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों पर सरकार सख्ती करने जा रही है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत अब सभी निजी स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में करीब 45,000 निजी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं, जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि अब इन्हें भी सरकारी मान्यता लेनी होगी। क्या है समस्या? इन स्कूलों को मान्यता लेने में कई अड़चनें आ रही हैं। खासकर 2019 में बनाए गए नियम इतने कठिन हैं कि छोटे स्कूलों को मान्यता मिलना मुश्किल हो गया है। मुख्य अड़चनें: जमीन की शर्त, ग्रामीण क्षेत्र में मिडिल स्कूल के लिए 1 एकड़ और शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल जमीन जरूरी। लीज की समस्या: स्कूल की जमीन कम से कम 30 साल के लिए
रजिस्टर्ड या लीज पर होनी चाहिए। लेकिन झारखंड में लागू सीएनटी और एसपीटी एक्ट के कारण आदिवासी जमीन पर सिर्फ 5 साल की लीज ही दी जा सकती है। यूडाइस कोड यूडीआईएसई। कई स्कूलों के पास अभी तक यूडीआईएसई कोड नहीं है, जो मान्यता के लिए अनिवार्य है। एसोसिएशन की मांगें। झारखंड प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के सामने कुछ अहम मांगें रखी हैं। जमीन की अनिवार्यता खत्म की जाए और स्कूल की संरचना, कमरे की साइज और छात्र संख्या के आधार पर मान्यता दी जाए। सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत आने वाली जमीनों को उपायुक्त के माध्यम से 30 साल का लीज दिलाया जाए। कक्षा के कमरे की साइज छात्र संख्या के अनुसार तय की जाए। जिन स्कूलों को अभी तक यूडीआईएसई कोड नहीं मिला है, उन्हें जल्द से जल्द कोड जारी किया जाए। राज्य शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर मान्यता लेने की अपील की है। कार्तिक माह की शुरुआत पर बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कार्तिक माह की पवित्र शुरुआत होते ही बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंगलवार सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु स्वयं धरती पर आते हैं, इसलिए यह समय पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मंदिर परिसर में कार्तिक माह के अवसर पर विशेष पूजा, हवन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें मुंडन संस्कार, उपनयन, विवाह और बाबा पार्वती गठबंधन जैसे परंपरागत कार्य भी शामिल हैं। कार्तिक माह में कई भक्त सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं। वे मांसाहार, लहसुन और प्याज से परहेज करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। सुरक्षा, सफाई और भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जमशेदपुर में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 3 भट्टियां ध्वस्त। पूर्वी सिंहभूम जिले में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ उत्पाद विभाग की सख्त कार्रवाई जारी है। मंगलवार को बोढ़ाम थाना क्षेत्र के डांगर नाला इलाके में विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त कर दी। सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर निरीक्षक रामदास भगत के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 1200 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया, जबकि 32 लीटर तैयार शराब जब्त की गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सहायक आयुक्त ने बताया कि जिले में अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस छापेमारी में अवर निरीक्षक मोहम्मद गुफरान, जिला पुलिस बल और गृह रक्षकों की टीम भी शामिल रही। जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर की उड़ानों के समय में बदलाव, किराए में हुई कटौती। पूजा के मौके पर जमशेदपुर से हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इंडिया वन एयर ने जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर के बीच चलने वाली उड़ानों के किराए में कमी की है। इसके साथ ही उड़ानों के समय में भी बदलाव किया गया है। यह नई व्यवस्था 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। इंडिया वन एयर के मुताबिक भुवनेश्वर से जमशेदपुर का किराया अब 3098 रुपये हो गया है, जो पहले 3182 रुपये था। वहीं जमशेदपुर से कोलकाता की उड़ान का किराया 2903 रुपये से घटाकर 2827 रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव से यात्रियों को जमशेदपुर भुवनेश्वर मार्ग पर 84 रुपये और जमशेदपुर कोलकाता मार्ग पर 76 रुपये की बचत होगी। नई समय सारणी के अनुसार जमशेदपुर से कोलकाता की उड़ान अब सुबह 8:05 पर उड़ान भरेगी, जो पहले 8:30 पर थी। वहीं जमशेदपुर से भुवनेश्वर के लिए उड़ान अब शाम 3:30 पर होगी, जो पहले 4:20 पर थी। इंडिया वन एयर की ये सेवाएं सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध रहेंगी। कंपनी अप्रैल में भी किराए और समय में बदलाव कर चुकी है। भुवनेश्वर से जमशेदपुर और कोलकाता के बीच यह हवाई सेवा 31 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी और अब यह यात्रियों के लिए पहले से अधिक किफायती और सुविधाजनक बन गई है। आद्रा डिवीजन में विकास कार्यों के चलते
टाटानगर की कई ट्रेनें रद्द और प्रभावित। आद्रा रेल डिवीजन में जारी विकास और मरम्मत कार्यों की वजह से टाटानगर से चलने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं, तो कुछ को तय स्टेशन से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा या उनका रूट बदला जाएगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 6805 टाटा आसनसोल मेमू ट्रेन 11 अक्टूबर को पूरी तरह रद्द रहेगी। वहीं यही ट्रेन 7 अक्टूबर को आद्रा स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसके अलावा 68055 आसनसोल टाटा मेमू भी 7 अक्टूबर को आद्रा में ही समाप्त कर दी जाएगी। इसी तरह एक 8109 18110 झाड़ग्राम धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन 7 और 10 अक्टूबर को बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी। विकास कार्यों के चलते कुछ ट्रेनों का मार्ग भी बदला गया है। एक 860 एक टाटा हटिया मेमू ट्रेन 8 अक्टूबर को चांडिल से गंडा बिहार होकर मुरी जाएगी, यानी वह इस दिन पुरुलिया स्टेशन नहीं जाएगी। वहीं 68088 धनबाद बांकुड़ा मेमू पैसेंजर ट्रेन 10, 11 और 12 अक्टूबर को 2 घंटे की देरी से खुलेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की समय सारणी और रूट की जानकारी रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से जरूर प्राप्त करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। हर रात ठीक 8 बजे एक दिल दहला देने वाली कहानी, रोमांच, अपराध और रहस्य से भरी, सिर्फ AIFM स्टूडियो YouTube पर। गढ़वा में लंपी वायरस का कहर, मवेशियों की मौत से ग्रामीण सहमे। गढ़वा जिला के कांडी, केतार और भवनाथपुर प्रखंड में इन दिनों मवेशियों में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। इस खतरनाक बीमारी के कारण अब तक लगभग आधा दर्जन पशुओं की मौत हो चुकी है और कई मवेशी बीमार हैं। संक्रमण की वजह से इलाके के पशुपालकों में दहशत का माहौल है। कांडी प्रखंड की स्थिति सबसे चिंताजनक है। यहाँ के पशुपालक घरेलू उपायों से इलाज की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उपाय कारगर साबित नहीं हो रहे। कई लोगों ने अपने मवेशियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पशुपालकों का कहना है कि पिछले 1 महीने से वे इस संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। उनका कहना है कि अगर जल्द उपाय नहीं किए गए तो उनका पशुधन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, जिससे उनकी आजीविका पर भी संकट आ जाएगा। पशुपालन विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि विभाग को स्थिति की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस कारण इलाके में दर्जनों मवेशियों की मौत हो चुकी है। इस मामले में उपायुक्त DC ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिया है कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बीमार पशुओं की जांच की जाए और उन्हें तुरंत वैक्सीन और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। इलाके के ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि उनके पशुधन और जीविकोपार्जन को बचाया जा सके। जमशेदपुर पुलिस का क्राइम कंट्रोल अभियान, 55 वारंटी सलाखों के पीछे। पूर्वी सिंहभूम जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जमशेदपुर पुलिस ने एक व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत हाल ही में जेल से बेल पर रिहा हुए अपराधियों और पिछले 5 वर्षों में आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में संलिप्त आरोपियों का भौतिक सत्यापन किया गया। पुलिस टीमों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में जाकर इन व्यक्तियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई और उनके निवास स्थानों का सत्यापन किया। इस अभियान के दौरान कुल 312 अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन में ऐसे लोग शामिल थे जो पहले विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल जा चुके थे या न्यायिक प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। इस पहल के माध्यम से पुलिस का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना और संभावित अपराधों को होने से पहले रोकना है। अभियान के दौरान फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस अभियान में कुल 55 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जो अलग अलग मामलों से जुड़े हुए थे। जमशेदपुर के SSP पीयूष पांडेय ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिले के सभी थानेदारों को अपने अपने क्षेत्रों में अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।